चलिए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन का मतलब बच्चों यही है, एक सिंपल सॉल्यूशन का अगर हम लोग एग्जांपल लें तो शुगर हम लोग अगर वाटर में मिलाते हैं, शुगर सिरप तैयार होता है, तो उसमें शुगर की क्वांटिटी कितनी है। अगर वो ज़्यादा है तो हम लोग बोलेंगे शुगर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अगर वो कम है तो हम लोग बोलेंगे शुगर का कंसंट्रेशन कम है। तो क्वांटिटी ऑफ द सोल्यूट, इसको डिफाइन करने वाली जो चीज़ है वो कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो हम लोग उसको डाइल्यूट भी बोलते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है, मोटा मोटा मीनिंग इसका लिखा है कॉन्सेंट्रेशन का, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सोल्यूट की क्वांटिटी कितनी है। फिर कई सारे मेथड्स हैं इसको फाइंड करने के, कई सारी यूनिट्स हैं इसको फाइंड करने की, तो वो भी देखते हैं। मेथड्स टू फाइंड कॉन्सेंट्रेशन, तो पहला मेथड है हमारा मास परसेंटेज और परसेंटेज बाई मास, W/W। कुछ लोग कहेंगे मास है तो यहाँ पर M/M होना चाहिए, बट ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसको हम लोग, ऐसा नहीं है कि मास बाई मास ही बोलते हैं, इसको हम लोग अक्सर वेट परसेंटेज भी बोलते हैं। ऊपर वाला वेट या मास जो है वो सोल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है और नीचे वाला जो है वो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब पढ़ते हैं, पहला मेथड है मास परसेंटेज। तो इसका मतलब क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स। मतलब जो शुगर और पानी का हम लोग ने सॉल्यूशन बनाया है, तो शुगर का मास इन ग्राम्स, तो इट इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का 100 ग्राम, मतलब 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट का है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेट परसेंटेज। अब जैसे कहीं पर लिखा है 10% यूरिया सॉल्यूशन, तो इसका मीनिंग जानते हैं क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि 10 ग्राम यूरिया है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ। अगर मैंने कहीं लिखा 5% शुगर, तो इसका मतलब ये हो गया 5 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और मैं मान लेता हूं कि मैंने ये दोनों ही चीज़ें, यूरिया और शुगर जो नहीं है, वो वाटर में सपोज मैंने डिसॉल्व करी है। तो वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। और सॉल्यूट क्या हो गया? यहाँ पर यूरिया और यहाँ पर शुगर। तो अगर मैं इतने डेटा से सॉल्वेंट का मास निकालना चाहूँ, तो 10 ग्राम सॉल्यूट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा? 100 में से 10 माइनस कर दो तो 90 ग्राम विल बी द मास ऑफ द सॉल्वेंट। इतना समझ में आया? ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी है हमारे पास। तो मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स, और क्योंकि परसेंटेज में निकालना है इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 100। ये इसका एक फॉर्मूला भी है। चलिए, अगला जो मेथड है हमारा बच्चों कंसंट्रेशन निकालने का, वो हमारा है वॉल्यूम परसेंटेज और परसेंटेज बाई वॉल्यूम, V/V से लिखते हैं। तो जैसे पिछले वाले में क्या लिया गया था, मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन को लेकर निकाला गया था, ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लेकर के निकाला जाएगा। तो इट इज़ डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ए पर्टिकुलर यूनिट, किसी भी यूनिट में। अब वॉल्यूम की यूनिट क्या हो सकती है? लीटर हो सकती है, मिलीलीटर हो सकती है, मीटर क्यूब हो सकती है, सेंटीमीटर क्यूब हो सकती है। किसी भी यूनिट में वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 यूनिट्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब कि कितना, अगर मान लेते हैं हम लोग वॉल्यूम की यूनिट यहाँ पर ml ले ली, तो हाउ मैनी ml ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। समझ में आई बात? कितना ml सोल्यूट का प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। तो वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। इन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, ये ml तो ये भी ml। अब जैसे कहीं पर लिखा है कि 10% C2H5 सॉल्यूशन है V/V, 10% C2H5 सॉल्यूशन है V/V, तो इसका मतलब ये हो गया, अगर हम लोग यूनिट ml लेके चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 ml C2H5OH is present in 100 ml of solution। इतना आया समझ में?
नोट करिए इसको। नेक्स्ट जो मेथड है हमारा वो ग्राम पर लीटर में, तो जैसे कि नाम से ही हमें अंदाज़ा हो जा रहा है कि सॉल्यूट का वेट या मास ग्राम में इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन कितना है, बस हमें ये देखना है कुल मिला करके, ठीक है। तो ग्राम पर लीटर का मतलब क्या हो गया था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। चलिए, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर किसको बताता है, रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मतलब जो सॉल्यूट है वो कितने ग्राम है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो 5 ग्राम पर लीटर NaCl सॉल्यूशन जैसे लिखा है, तो बच्चों इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि 5 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब ये होगा। समझ में आया ऐसा? चलिए, नेक्स्ट मेथड इज मोलैरिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। मोलैरिटी के नाम में ये एक शब्द आ रहा है मोल, तो कहीं ना कहीं मोल से रिलेट करेगा। तो सॉल्यूट के कितने मोल्स, सॉल्यूट की क्वांटिटी तो पता लगानी है, तो सॉल्यूट को कई तरह से नापा जा सकता है, वेट में, वॉल्यूम में, मोल्स में। तो सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट हैं इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने मोल्स डिजॉल्व हैं। तो मोलरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है ये भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो 2000, या 2000 तो बहुत ज़्यादा हो गया, मान लेते हैं 200 ग्राम शुगर लिया गया, 200 ग्राम शुगर लिया गया, तो उसके मोल्स कैसे निकलेंगे बताओ भैया आयशा? वेरी गुड, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट से हम लोग निकाल लेंगे। तो 200 ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ द शुगर, उससे क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स को N से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम को V से, और नंबर ऑफ मोल्स कैसे मिलते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ये ध्यान रखिएगा, ये लीटर में ही आपको वॉल्यूम लेना है। ये हो गया मोलैरिटी का फॉर्मूला। स्मॉल w जो है वो वेट ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। अब इस तरह से क्वेश्चंस में लिखा रहेगा ये m/10 m/100, m का मतलब मोलर, 1 मोलैरिटी है 1, m/10 का मतलब उसकी मोलैरिटी 1/10 है, उसको डेसी मोलर भी कहते हैं। m/100 का मतलब मोलैरिटी 1/100 है और उसको सेंटीमोलर भी कहते हैं। तो मोलैरिटी समझ में आ गया। चलिए बच्चों, नेक्स्ट जो हम लोगों का मेथड है कॉन्सेंट्रेशन को निकालने का वो है मोलैलिटी, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अब जैसे मोलैरिटी में था नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, बस यहाँ पे नीचे वाला बदल जा रहा है, डिनोमिनेटर बदल जा रहा है। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, तो ये तो वही है, डिजॉल्व पर 1000 ग्राम यानी कि 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हैं 1000 ग्राम या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, ये है। तो फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। नंबर ऑफ मोल्स को N से डिनोट करते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट को W से डिनोट कर रहे हैं, kg में होना चाहिए। फिर नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये वेट इन kg, ये ध्यान रखना हम लोग। मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर बदलने से बदलती नहीं है, वो कांस्टेंट ही रहती है। इतना आया? हाँ भाई आयशा। तो नॉर्मेलिटी जो है, नॉर्मेलिटी अगेन सॉल्यूट ग्राम में नापा गया, वॉल्यूम में नापा गया, मोल्स में नापा गया। अभी एक और क्वांटिटी में उसको मेज़र किया जाएगा और डिवाइड किया जाएगा किसी चीज़ से, तो फिर से कॉन्सेंट्रेशन आएगा। तो अब यहाँ पर क्या है नॉर्मेलिटी में, देखो कॉन्सेंट्रेशन के सारे फॉर्मूले तुम देख लो, उसमें ऊपर सॉल्यूट की क्वांटिटी है, बस उसकी यूनिट अलग अलग है, और अपॉन में या तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। केवल एक में वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट था हमारा, बाकी सब में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ये अभी मैं बताऊंगा ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या है, ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ये नॉर्मेलिटी होती है। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाले जाते हैं, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, तो ये तो पता होगा हमें, अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट ये नहीं पता होता है, ये निकालना पड़ेगा, ये अभी मैं सिखाता हूँ कि इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकाला जाता है। ठीक, मास ऑफ सोल्यूट तो हमें पता रहेगा, जैसे 200 ग्राम शुगर हो गया तो वो तो पता रहेगा हम लोगों को। इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का W अपॉन ई, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह क्या लिख दिया मैंने, W अपॉन ई, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब सारी बात आगे फंसती है कि इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकाला जाएगा। तुम बताओ भाई आयशा, कैसे निकाला जाएगा। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोगों को नॉर्मेलिटी निकालने के लिए, क्योंकि इक्विवेलेंट मास की ज़रूरत पड़ रही है, तो इक्विवेलेंट मास कोई एलिमेंट का है, मान लीजिए कैल्शियम का है, तो उसका एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी करेंगे। इक्विवेलेंट मास किसी मॉलिक्यूल का निकालना है तो उसका मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी इंटू एटोमिसिटी करेंगे। इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन क्या होगा, फार्मूला मास ऑफ आयन अपॉन चार्ज ऑन आयन। इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड। इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिडिटी ऑफ बेस। अब जैसे कई सारे टर्म्स होंगे जो आपको इसमें से सब 11th 9th 10th 11th में पढ़ चुके हैं। वैलेंसी क्या होती है, एटोमिसिटी क्या होती है, चार्ज ऑन आयन तो दिखाई देता है, बेसिसिटी ऑफ एसिड या एसिडिटी ऑफ बेस ये क्या होता है, तो ये मैं बता देता हूँ तुम लोगों को ज़रा। इसमें बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है, बताओ भाई आयशा, क्या होता है बेसिसिटी ऑफ एसिड, कैसे कैसे पता चलता है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। जैसे H2, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है तो इसकी जो बेसिसिटी है वो 2 है। क्यों, क्योंकि इसमें से 2H+ आयंस निकलते हैं। इसमें से H+ आयंस कितने निकलते हैं, 2 निकलते हैं, इसलिए इसकी बेसिसिटी 2 है। लेकिन ये कंफ्यूज मत होना कि CH3COOH इसकी बेसिसिटी 4 हो जाएगी। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाइड्रोजन क्योंकि 2 हैं इसलिए बेसिसिटी यहाँ 2 हो गई, या अगर HCl है तो HCl की बेसिसिटी जो होती है वो 1 होती है क्योंकि एक H+ आयन निकालता है ना। तो लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि HCl में एक हाइड्रोजन है तो एक इसकी बेसिसिटी हो गई, H2SO4 में 2 हैं तो 2 हो गई। ऐसा नहीं है, इस हिसाब से अगर काउंट करोगे तो इसमें 4 हैं तो इसकी बेसिसिटी 4 होनी चाहिए, 4 नहीं होती 1 होती है। क्यों 1 होती है, क्योंकि ऐसे टूटता है CH3COO- प्लस H+, ऐसे टूटता है। कुछ समझ में आया, 1 होगी 4 नहीं होगी, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स नहीं, नंबर ऑफ H+ आयंस। तो H+ आयन कितने हैं इसमें, 1 ही है ना केवल। ठीक है, चलो तो मैं फिर से बोलो आयशा, आवाज क्लियर नहीं आई। तो नहीं, ब्रेकअप थोड़ी याद होना चाहिए, उनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जैसे कि CH3COOH, अभी मैं तुम्हें एक फंडा क्लियर कर देता हूँ, बाकी जो बच्चे भी इस वीडियो को देखेंगे उनका भी बेसिसिटी के लिए फंडा क्लियर हो जाएगा। अभी CH3COOH है, इसका स्ट्रक्चर अगर बनाओगे तो ऐसे बनता है। ऐसे बनता है, सही है ना, बोलो जल्दी। आयशा आवाज नहीं आ रही। चलो, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। तो एक्चुअली जानते हो H+ आयंस कितने बनेंगे, जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होते हैं वही केवल H+ आयंस में कन्वर्ट होते हैं। ये जो कार्बन वाले हैं ये नहीं कन्वर्ट होंगे। तो क्योंकि इसमें एक ही हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसलिए इसकी जो बेसिसिटी होती है वो 1 होती है। अब एक और एग्जांपल देख लो, जैसे यहाँ पर देखिए HPO3 का करते हैं, HPOS3PO3 का करते हैं एक एग्जांपल। इसका वो बनाता हूँ मैं P, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ये है H3PO3। अब इसमें जानते हो, इसमें ऐसे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 है, तो तुमको लगेगा इसकी बेसिसिटी 3 हो जाएगी, नहीं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच टू ऑक्सीजन यही केवल H+ आयंस में कन्वर्ट होंगे। इसलिए यहाँ पर ऐसे हाइड्रोजन एटम केवल 2 हैं, इसलिए इसकी जो बेसिसिटी होगी वो 2 होगी।
तो ये कन्फ्यूजन बच्चों दूर कर देना कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वो बेसिसिटी के बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही रहेगा, कल हम कुछ और मेथड भी पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। थैंक यू।